हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग क्या करें, जेआरएफ लेकर रहेंगे। जी हाँ, हमारा टारगेट है मिशन जेआरएफ। जी हाँ, जेआरएफ लेकर रहना है। और नेट के साथ साथ अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है झारखंड में अपकमिंग जेट के लिए। और इसको अगर आप क्रैक करते हैं जेट को, तो झारखंड में जो अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरा, बिहार में जो बैट का नोटिफिकेशन आने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक क्लास से आप 3 निशाना यहां पर लगा सकते हैं। पहला हमारा मिशन जेआरएफ। जी हाँ, जेआरएफ लेकर रहेंगे, है ना। कैसे लेना है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो और बिल्कुल न्यू सिलेबस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। और अभी हम लोग यूनिट 9 में है। आपका पेपर 1 का यूनिट 9 हमारा क्या होता है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग विकास और पर्यावरण चैप्टर अभी हम लोग देख रहे हैं। इस यूनिट में हम लोगों ने बहुत सारे कह सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हुए हैं, कन्वेंशन हुए हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो इसी के रिगार्डिंग ये आप सभी के लिए अब टेस्ट का समय है। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट अभी आप सभी के लिए देने वाले हैं, वही प्रैक्टिस सेट जो हमने पढ़ाया है। एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं रहेगा। जो हमने पढ़ाया वहीं से सारा प्रश्न हमने डाला है। तो आपको यह पता चलेगा किस प्रकार प्रश्न आते हैं ना, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। आप उसका एग्जाम्पल अभी देख पाएंगे। ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये PIQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ सेट है, और कुछ हमारा मॉडल सेट है, जो कि आपको एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चंस आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। साथ साथ आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हमने पढ़ाया था आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और आपसे कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार प्रश्न आया है। तो जी फिर से प्रश्न यहाँ पर आ सकता है, इसीलिए हमने क्वेश्चन में इसको डाल दिया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वह किससे संबंधित है, परमाणु हथियार से, ओजोन क्षय से, बाघों के शिकार पर रोक से, या धारणीय विकास पर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका संबंध था ओजोन क्षय से। ओजोन लेयर में जो क्षरण हो रहा हमारा ओजोन परत में, उस पर पूरा विश्व चिंतित था, और इसी को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसका मुख्य एजेंडा था ओजोन परत में जो क्षरण है इसको कैसे रोका जाए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य था। देखिए प्रश्न वही है, लेकिन मैंने इसको इसलिए डाला ना, यहाँ 2 नई चीजें आपको मिलने वाली है। तो प्रश्न जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आप बनाना सीखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी एक प्रश्न ये पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो 1987 में, 1987 में हुआ था। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था, या इसका संबंध क्या था। पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, जैव संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत को बचाना है, इसके लिए ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन एक ऐसा भी सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर, जिस सम्मेलन का नाम ही पृथ्वी को बचाने के लिए, यानी जलवायु परिवर्तन को कह सकते रोकने के लिए जो सम्मेलन हुआ था, तो उसका नाम ही दे दिया कि पृथ्वी के रक्षा के लिए सम्मेलन हो रहे हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए सम्मेलन हो रहे हैं। तो उस सम्मेलन का नाम ही पूरे वर्ल्ड में आज पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था, स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो, क्योटो या मॉन्ट्रियल। तो रियो डी जेनेरियो जो कि आपका कहां है, ब्राजील में। तो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहीं पर हमारा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वहां पर जो सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अगला है, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, है ना, डिस्कस भी किया था। एजेंडा 21 आ गया। तो एजेंडा 21 है ना, जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, उसी में एजेंडा 21 एक कैसे डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है, यानी किस सम्मेलन से है। तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की रिपोर्ट
जी ये नहीं है। विकासशील देशों की मांग का चार्टर, ये भी नहीं है। रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, जी हाँ ये सही है। रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का यह एक दस्तावेज है। तो एजेंडा 21 क्या है? जो रियो सम्मेलन हुआ था वहां पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो में हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कुछ भी कह सकते हैं उसको, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहिए, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सही है, जो कि आपका रियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो, पूरा नाम क्या है? रियो डी जेनेरियो। तो उसी का एक दस्तावेज है, यानी जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसका जो दस्तावेज है उसी का नाम हमारा एजेंडा 21। तो चलिए ये भी आपका हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है? इसमें से किसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है? किसे कहा गया है? रियो प्लस 20 जो कि 2012 में हुआ था, या फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन जिसको कहते हैं 1992 में, या क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन को फिर देखिए, किसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार रियो प्लस 20 में आया था। वो कौन सा हमारा? ए नंबर आंसर, रियो प्लस 20। जो कहा आपका रियो प्लस 20, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रियो में ही हुआ था, और इसके पहले 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, इसके पहले वो भी रियो में ही हुआ था, और इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो आप देखिए 1992 है, और इसके ठीक 20 साल के बाद 2012 में फिर से एक सम्मेलन होता है। यानी कितने सालों के बाद? तो 20 सालों के बाद। कितने सालों के बाद? आफ्टर 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर ये फिर कॉन्फ्रेंस होता है, इसीलिए इसका नाम ही दिया रियो प्लस 20। और रियो प्लस 20 जो है उसका संबंध किससे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। हम लोग ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जहां पे हम लोग डेवलप तो करेंगे ही, आने वाले पीढ़ी के लिए भी अपने जो उनकी जो आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखेंगे, और उसके लिए भी हम लोग इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे। ये नहीं कि हम जो खत्म कर दिए अब आने वाला पीढ़ी चिंतनीय होगा हम लोग क्या यूज करेंगे, नहीं, सबके लिए सोच ले। अपना तो आवश्यकता पूर्ति करना है, फ्यूचर में जो नया जनरेशन आएगा उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया रियो प्लस 20 से ही। रियो प्लस 20 जो कि 2012 में हुआ था, का आयोजन कहां हुआ था? रियो प्लस 20 का आयोजन कहां हुआ था? ब्राजील, स्वीडन, जापान या फ्रांस? तो रियो डी जेनेरियो मैंने पहले ही कहा कहां पर है, ये ब्राजील में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ब्राजील में। और रियो प्लस 20 या रियो कहां हुआ था? दोनों ही आपका ब्राजील में हुआ था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कोप 21 जो कि हुआ था 2015 में, का आयोजन कहां संपन्न हुआ था? अब अगला प्रश्न आपसे आ गया कि कोप 21, जैसे मैंने कहा कोई भी कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या कोई भी सम्मेलन, इसका आयोजन कहां हुआ? तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। और ये कोप 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 2015 में हुआ था, इसलिए इससे प्रश्न बार बार आता है। और किसके सानिध्य में? यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी, जिसे को हम लोग पूरा कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका शॉर्टकट नाम ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी क्या होगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पूरा नाम हो गया। तो इसी के सानिध्य में जो आपका कोप 21 हुआ था, तो वो कहां हुआ था? पेरिस, रियो डी जेनेरियो, क्योटो या जोहान्सबर्ग? तो वो हुआ था आपका पेरिस में 2015, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में इस शताब्दी की वैश्विक तापमान वृद्धि को कितने डिग्री सेल्सियस से कम रखने का निर्णय लिया गया था? पेरिस जलवायु समझौता, आपका पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था 2015 में, जिसको कोप 21 कहा जाता है, वहां पर वैश्विक तापमान को, है ना, कितने डिग्री सेल्सियस से कम रखने का निर्णय लिया गया था? 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री? तो वो था आपका 2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, 2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
और आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि मैंने जितने प्रश्नों को डाला ये हमने पढ़ाया है, मेरा पढ़ाया हुआ ही है ये। तो अगर आप इस सेट को बनाने के लिए आ रहे हैं तो पहले जाके वीडियोस को देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद आके बनाइएगा, तब क्या होगा ना, आपको ये जज करने के पता चलेगा कितना हम प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और अगर आप लगातार देख ही रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप सीधे सेट बनाइए। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की शुरुआत वर्ष 2015 में किन देशों ने मिलकर की? यहां प्रश्न से भी प्रश्न बनता है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग किन दो देशों के बीच हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। यह प्रश्न से आपको आंसर मिल गया। एक प्रश्न यह भी आ सकता है, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में। अब आते हैं प्रश्न में, किन दो देशों के ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी? भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत रूस। तो भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की शुरुआत की थी, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था ये आप कमेंट में बताइएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स वन देशों द्वारा उत्सर्जित निम्न गैसों को शामिल किया गया। इन देशों को कहा गया, जो विकसित देश है, टोटल 37, एनेक्स 1 में 37 कंट्री यहाँ पर शामिल था। इनको कहा गया आप जो है ना, इन गैसों का उत्सर्जन कम कीजिए। तो कौन कौन सा गैस उसमें शामिल था ये पूछा जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स वन यानी विकसित देश जिसकी संख्या 37 निर्धारित की गई थी, देशों द्वारा उत्सर्जित निम्न गैसों को शामिल किया गया था। इसका उत्सर्जन आपको कम करना है। कौन सा? मीथेन था, जी हाँ था, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी था, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये भी था, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी वाला आंसर आपका डी नंबर सही होगा। तो ये था आप सभी के लिए यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए पेपर 1 की क्लास है, जहां पर हम लोग यूनिट 9 देख रहे हैं। यूनिट 9 जो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट, उसको समझ के चलिए। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला कहां पर? झारखंड में अपकमिंग जेट। आप अगर जेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम सिलेबस है। बिहार में अपकमिंग बैट, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने अगर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है, यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका भी एग्जाम डेट आ गया है। तो उनका भी सिलेबस सेम है, यानी एक क्लास से आप 3 फायदे ले सकते हैं, ठीक है, जेट में, बैट में और एडवर्टीजमेंट 51 में, जो कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो ये आपके लिए बहुत ही कह सकते शानदार कह सकते मौका है। एक साथ आप 3 निशान लगा सकते हैं और तीनों जगह आप अपने रिजल्ट को पुख्ता कर सकते हैं। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई कॉस्ट यहाँ पर नहीं ली जा रही है। एवरी डे 8 PM को आपको क्लासेस मिल जाती है हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर। और इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कराई जाती है। आप भी चाहते हैं जुड़े, आप भी चाहते हैं कि हम भी क्रैक करें, हम भी JRF लेकर रहेंगे। अगर आपका ये मिशन है तो आप हमारे साथ आज ही जुड़ें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर से जरूर क्लिक कर लें, ताकि फर्दर जो भी मैं क्लासेस की वीडियो डालूं या कोई भी नोटिफिकेशन डालूं, आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उस क्लासेस को विद इन कह सकते कि आप टाइम आप उसको देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।